हेलो स्टूडेंट्स, हैप्पी संडे। वेलकम बैक टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं हूँ शिप्रा तिवारी। आज के इस नए वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सो लास्ट क्लास में हम लोगों ने जो भी पढ़ा था अब उसे बस्ते में डालिए और उसका रिवीजन करते रहिएगा। आज की क्लास में आप लोगों के लिए एक बहुत ही फ्रेश चैप्टर हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन। इस चैप्टर के बारे में बहुत ज़्यादा लोगों की रिक्वेस्ट आ रही थी कि मैडम ये चैप्टर शुरू करिए, ये चैप्टर शुरू करिए, और आपकी रिक्वेस्ट बिल्कुल सही है। आप बिल्कुल सही डायरेक्शन में जा रहे हैं। इस चैप्टर की ज़रूरत आपको बहुत ज़्यादा है और पूरे बायोलॉजी में ये एक जो है थोड़ा सा टफेस्ट चैप्टर माना जाता है। इसको समझ पाना लोगों के लिए बहुत डिफिकल्ट तो नहीं, लिटिल डिफिकल्ट है, पर आपके लिए कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है। आप सब कुछ पढ़ सकते हैं क्योंकि आपको मैं पढ़ा रही हूँ, तो आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। सो लेट्स स्टार्ट विद द हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन। इस चैप्टर को बच्चों हम लोग बेसिकली दो पार्ट में बांटने वाले हैं। एक है हेरिडिटी, दूसरा है इवोल्यूशन। ओके, तो सबसे पहले हम लोग हेरिडिटी के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद हम लोग इवोल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे। आपको कट टू कट, पॉइंट टू पॉइंट बताया जाएगा कि बेसिकली हेरिडिटी क्या है और ये कैसे इनहेरिट होती है, ये सारी चीजें। और दूसरी सबसे अच्छी बात ये है कि रिप्रोडक्शन में इसके बारे में मैं आपको थोड़ा थोड़ा बता चुकी हूँ, तो इसलिए घबराने की जरूरत नहीं। इवन मैं आपको अभी जो बताऊंगी उसके बारे में आपको बिल्कुल ईजिली और स्मूथली समझ में आएगा, तो घबराने की जरूरत तो है ही नहीं। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। ये जो स्ट्रक्चर ब्लू कलर का दिखाई दे रहा है इधर उधर घूमते हुए, बहुत ही मस्ती में है ये स्ट्रक्चर। एक्चुअली ये स्ट्रक्चर जो है वो है डीएनए का। किसका है? डीएनए का। और डीएनए अपने आप में ही एक बहुत ही बड़ा मॉलिक्यूल है। बड़ा मॉलिक्यूल इन द सेंस कि वो साइज में तो, लंबाई में तो बड़ा है ही, साथ में ये आपके लिए सबसे बड़ा जो रोल प्ले करता है वो है ट्रांसफर ऑफ द कैरेक्टर। यही डीएनए जो है इसे आप जेनेटिक मटेरियल कहते हैं, और यही जेनेटिक मटेरियल एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में कैरेक्टर्स को लाने में मदद करता है, या कह सकते हैं यही लेके आता है। तो इसलिए मैंने फ्रंट पेज में यही एक घूमता हुआ डीएनए लगा दिया है। डीएनए का स्ट्रक्चर भी मैं आपको थोड़ा बहुत बताऊंगी ताकि आपसे कभी भी डीएनए के बारे में कॉम्पिटिशन में पूछा जाए तो आपसे बन जाए। डीएनए के बारे में आपके एनसीईआरटी में थोड़ा सा दिया हुआ है, पर मैं आपको थोड़ा सा ज्यादा बताऊंगी और बिल्कुल आखिरी में बताऊंगी हेरिडिटी के, क्योंकि इससे कई बार आपके कंपटीशन में क्वेश्चन आ जाते हैं। मे बी स्कूल में नहीं आए, ये हो सकता है। ठीक है, सो इट इज अ डबल हेलिकल मॉडल ऑफ द डीएनए। आई डोंट थिंक सो कि ये स्लाइड मुझे एक्सप्लेन करने की जरूरत है। आपको ये आसानी से दिख रहा है कि ये कुछ है जो ऐसे 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 करके घूम रहा है। तो ये जो ट्विस्ट एंड टर्न हो रहा है, एक्चुअली ये डीएनए का एक मॉलिक्यूल है। डीएनए का मॉलिक्यूल डबल हेलिक्स मॉडल होता है। इसके बारे में डिटेल में हम लोग आगे बात करेंगे। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। पहली स्लाइड चलते हैं। देखिए क्या कह रही है। हमेशा याद रखिए कि इफ वी आर टॉकिंग अबाउट द हेरिडिटी, ठीक है, हम लोग किसके बारे में बात कर रहे हैं बच्चों? हेरिडिटी के बारे में बात कर रहे हैं। तो हेरिडिटी के बारे में अगर आप बात कर रहे हैं तो सबसे बढ़िया एग्जाम्पल जो आप देखेंगे वो है ह्यूमन बींग्स। ओके, ह्यूमन बींग्स अपने आप में पूरी कहानी कहता है। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट कि ह्यूमन बींग में हेरिडिटी जो है, कैरेक्टर से एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन कैसे ट्रांसफर होते हैं। देखिए, हमेशा जो ह्यूमन बींग होता है वो सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करता है, पर जब भी वो अपने बच्चे पैदा करता है उनमें कुछ ना कुछ वेरिएशन आपको दिखाई देते ही हैं। वेरिएशन क्या होता है? बदलाव। ठीक है, बहुत सारे लोगों ने मुझे रिप्रोडक्शन में भी एक क्वेश्चन पूछा था कि मैडम व्हाट इज वेरिएशन। तो वेरिएशन इज एनी टाइप ऑफ चेंज जो कि आपको पहले जनरेशन में नहीं दिख रहा था। ओके, पहले जनरेशन में क्या नहीं दिख रहा था? सपोज दैट कि पहले जनरेशन में हम ये देख रहे हैं कि मम्मी पापा दोनों का जो बाल थे, जो हेयर्स थे, वो कैसे थे? दोनों के बाल स्ट्रेट थे। पर नेक्स्ट जनरेशन में जो बच्चे का बाल है वो कर्ली हो गया, तो इट इज अ वेरिएशन। ठीक है, वेरिएशन बच्चों छोटा भी हो सकता है और बड़ा भी हो सकता है। जनरली हम ये मानते हैं कि वेरिएशन जो होता है बच्चों बहुत छोटा होता है। ओके, तो छोटे छोटे वेरिएशन ही होते हैं और फिर बाद में चल के बहुत बड़ा वेरिएशन होता है। पता चला कि एक नई स्पीशीज ही आ गई। स्पीशीज मतलब प्रजाति। ठीक है, तो हम ये मानते हैं कि किसी टाइप का भी बदलाव, एनी टाइप ऑफ चेंज जो कि नेक्स्ट जनरेशन में पाया जाता है उसे हम वेरिएशन कहते हैं। तो पहला पॉइंट हमें यही लिखा हुआ है कि ह्यूमन बीइंग्स जो होते हैं, जो कि सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं, जब भी वो अपने बच्चे को पैदा करते हैं उनका बच्चा इज क्वाइट different from their parent and this is called as variation. The differences are called as variation. Now next thing, हमें इस चैप्टर में पढ़ना क्या है? बेसिकली हमें इस चैप्टर में पढ़ना है मैकेनिज्म ऑफ द वेरिएशन। ओके, हमें इस चैप्टर में पढ़ना है कि किस तरीके से जो चेंज है वो नेक्स्ट जनरेशन में आएगा। आपको बहुत डिटेल से मैं नहीं बताऊंगी क्योंकि आपको बहुत डिटेल से जरूरत ही नहीं है। थोड़ा सा बताऊंगी कि किस तरीके से एक जनरेशन में से दूसरे जनरेशन में
बदलाव हो जाता है? क्या कारण है कि पहली जनरेशन में वो बदलाव नहीं दिखता पर दूसरी जनरेशन में वो बदलाव दिखता है, जिसे हम क्या कहते हैं बच्चों? जिसे हम वेरिएशन कहते हैं। ठीक है, नाउ हमेशा ये याद रखिएगा, मैं आपको एक छोटी सी चीज बताती हूँ जिसको मैंने शायद पहले भी बताया होगा, कि जब भी वेरिएशन होता है तो वो बहुत ज्यादा बड़ा नहीं हो सकता। अचानक से बहुत बड़ा कोई बदलाव आ जाए तो कुछ गड़बड़ है। ठीक है, और ऐसा नहीं है कि ऐसा नहीं होता है, एनवायरनमेंट में भी ऐसा भी हो सकता है बच्चों कि अचानक से कोई बहुत बड़ा बदलाव आ जाए, पर 90% केसेस में ऐसा नहीं होता। ओके, हमेशा जो बदलाव होते हैं वो छोटे छोटे होते हैं। ठीक है, बिल्कुल छोटे छोटे वेरिएशन होते जाते होते जाते होते जाते होते जाते, और पता चला कि 100, 150, 1000 जनरेशन के बाद जब हमने पहली जनरेशन और 1000वीं जनरेशन को मैच किया तो वो बिल्कुल मैच ही नहीं हो रहे थे। मतलब ये समझे कि 1000 जनरेशन के बाद वो आदमी ही बदल गया, आदमी मतलब ऑर्गेनिज्म ही बदल गया। अब समझना क्या होता है, जैसे कि मैं अपन लोग किसको कंपेयर करें, अपन लोग अपने से कंपेयर करते हैं किसको? आदि मानव को। ठीक है, हम कंपेयर करते हैं किसी अर्ली मैन को। अब अगर आप दोनों को सामने सामने बिठा दिया जाए ना, तो आप बोलेंगे कि ये हमारे जैसा नहीं दिखता, पर अगर आप उसको ध्यान से देखेंगे तो आप यही देखेंगे कि 2 पैर हैं, 2 हाथ है, 2 आंखें हैं, 1 नाक है, 2 कान है, 1 मुंह है और दांत है। पर बदलाव क्या देखेंगे कि उसके शरीर में बहुत सारे बाल हैं जो आपके पास नहीं है, वो बोल नहीं पा रहा है ढंग से जो कि आप कर पा रहे हैं, वो ढंग से कपड़े नहीं पहन पा रहा है जो आप कर रहे हैं, वो खाना नहीं पका पा रहा है जो आप कर रहे हैं, उसके पास बॉडी में वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स है, बॉडी में ऐसे बहुत सारे ऑर्गन हैं, मे बी आपके पास एक आध कम हो। ठीक है, उसके बॉडी में बहुत सारे हेयर्स में बहुत सारे बाल हैं जो कि आपके पास उतने ज्यादा नहीं है। ये सब क्या है बच्चों? दिस इज कॉल्ड एज वेरिएशन। समय के साथ धीरे धीरे छोटे छोटे चेंजेस होते जाते हैं, बाद में चल के बहुत समय के बाद ये चेंजेस इकट्ठा हो जाते हैं, कलेक्ट हो जाते हैं, एक्यूमुलेट हो जाते हैं, और बाद में चल के वो एक नई स्पीशीज को ओरिजिनेट करते हैं। ओके, द स्मॉल स्मॉल वेरिएशन get accumulated and causes a big variation. Okay, so this accumulation of variation जो हो रहा है, ये कैसे हो रहा है, यही आपको इस चैप्टर में पढ़ना है। कभी भी कोई बदलाव बिल्कुल ऐसा नहीं हो सकता बिल्कुल बम फट जाए और पता चला कि हाथी से घोड़ा बन जाए, ऐसा कभी नहीं होता। वेरिएशन हमेशा छोटे होते हैं, यही छोटे छोटे वेरिएशन इकट्ठा होते हैं, बाद में चल के वो एक नई स्पीशीज को ओरिजिनेट करते हैं। आपको मैं बताऊं, ये चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है। लोगों को ये लगता है कि चैप्टर बहुत टफ है, बिल्कुल टफ नहीं है, बिल्कुल इजी है। बस इस चैप्टर को आप बिल्कुल ध्यान से सुनिए। दिस चैप्टर इज टोटली स्टोरी, पूरा स्टोरी है ये चैप्टर। ठीक, इस स्टोरी को जितना अच्छे से आप सुनेंगे ना उतना अच्छा आपको याद हो जाएगा ये। ओके, सो हमने ये सीखा कि लॉन्ग टर्म consequences of the accumulation of variation are also an interesting point to be considered in this chapter। ठीक है, कि किस तरीके से accumulation हुआ वेरिएशन का, ये भी जानना बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट है। तो हमें क्या पढ़ना है? मैकेनिज्म ऑफ वेरिएशन, मैकेनिज्म किस तरीके से वेरिएशन होता है, हमें ये भी पढ़ना है कि वेरिएशन कैसे इकट्ठा होकर एक नई स्पीशीज को जन्म दे देते हैं। ओके, तो आई होप कि ये आपको इतना पार्ट समझ में आ गया होगा, इंट्रोडक्टरी पार्ट आप थोड़ा बहुत समझ में आ गया होगा। अरे थोड़ा बहुत नहीं, संडे है, आराम से दिमाग को बिल्कुल फ्री होके पढ़िए आप लोग। चलिए, नाउ नेक्स्ट थिंग देखिए, ये एनसीईआरटी की जब आप इंट्रो पढ़ते हैं, ठीक है, इंट्रो जब आप पहला पैराग्राफ एनसीईआरटी का पढ़ लेंगे तो दूसरा पैराग्राफ आई होप क्या यही है ही। ओके, सो दूसरा पैराग्राफ है बच्चों एक्यूमुलेशन ड्यूरिंग द रिप्रोडक्शन और एक्यूमुलेशन ऑफ वेरिएशन ड्यूरिंग द रिप्रोडक्शन। ठीक है, हमेशा ये याद रखना कि अगर कोई ऑर्गेनिज्म बच्चों रिप्रोडक्शन नहीं करता, इसीलिए हेरिडिटी और वेरिएशन के पहले वाला चैप्टर रिप्रोडक्शन है, अगर कोई रिप्रोडक्शन करेगा ही नहीं तो नई जनरेशन आएगी ही नहीं, नई जनरेशन नहीं आएगी तो तुम क्या खाक देखोगे। ठीक है, तो ये याद रखना कि जब तक कोई ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्शन नहीं करेगा वी आर अनेबल टू सी द वेरिएशन। तो अगर आप चाहते हैं कि जनरेशन टू जनरेशन आपको वेरिएशन बदलाव दिखता रहे तो ऑर्गेनिज्म जो है उसे हमेशा रिप्रोडक्शन करना ही पड़ेगा। सो रिप्रोडक्शन इज द फर्स्ट कीवर्ड और फर्स्ट स्टेप ऑफ द वेरिएशन। ठीक है, नाउ नेक्स्ट थिंग, heredity involves the inheritance of basic body design similarities as well as some changes in it from one generation to the next generation. So what is heredity? ठीक है, तो हमें ये समझ में आया कि अगर हम वेरिएशन देखना चाहते हैं तो सबसे पहले उसके में क्या होना चाहिए? रिप्रोडक्शन। पहला पॉइंट हम सबको क्लियर हो गया है कि इफ द ऑर्गेनिज्म इज अनेबल टू डू द रिप्रोडक्शन, वेरिएशन तो नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद व्हाट इज हेरिडिटी? जब हम किसी वेरिएशन को देख रहे हैं, ठीक है, सपोज दैट एक माता पिता पेयर है, उसका कोई बच्चा पैदा होता है,
तो बच्चा पैदा होता है, अरे वाह इसकी नाक तो इनके पिताजी के ऊपर गई है, अरे वाह इसकी स्माइल तो उसकी माताजी पे गई है, अरे बाप रे इसकी आंख किस पर गई है। अब समझ ही नहीं आ रहा है कि आंख किस पर गई है, ना तो मम्मी जैसी आंख है ना तो पापा जैसी आंख है। अब खानदान में हम किसी व्यक्ति को देखते हैं उसकी जैसी भी आंख नहीं है, तो आंख है किसकी जैसी? तो आंख है उसका वेरिएशन, आंखों का कलर इज द वेरिएशन वाला कैरेक्टर। समझ में आई बात, जो कि उनके पेरेंट में नहीं था। आई बात समझ में? तो हेरिडिटी इज द इनहेरिटेंस ऑफ द कैरेक्टर्स। इनहेरिटेंस ऑफ द कैरेक्टर मतलब वो सिमिलैरिटीज भी हो सकती हैं और डिसिमिलैरिटीज या वेरिएशन भी हो सकते हैं। आई बात समझ में? तो कोई भी बच्चा अपने माँ बाप के जैसा 100% नहीं दिख सकता। अगर वो मान लो 90% एक जैसा दिख रहा है तब तो सिमिलैरिटी लेके आया, पर अगर 10% उनके जैसा नहीं दिख रहा है तो ये क्या है? वेरिएशन। आई बात समझ में? कि हेरिडिटी, व्हाट इज द हेरिडिटी? हेरिडिटी इज द ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम वन जनरेशन टू द अनदर जनरेशन। ठीक, what type of character? It may be similarities, it may be dissimilarities. Similarities अगर हम बात कर रहे हैं तो वो किससे आ गई? माँ बाप से। पर अगर 10% भी आप बदल गए, 1% भी, मैं तो कहती हूँ 10% हटाओ, 1% भी अगर आप बदल गए ना तो वो क्या है? वेरिएशन। समझ में आई बात? ये 1% जो आप बदले वो आप अपनी जनरेशन को दोगे, फिर वो थोड़ा और बदलेगा, फिर वो नेक्स्ट जनरेशन को देगा। तो कुल मिला के क्या हुआ? तुम में सिर्फ 1% ही वेरिएशन हुआ, पर अगर यही वेरिएशन तुम नेक्स्ट जनरेशन को ट्रांसफर करे, हो सकता है तो उसमें थोड़ा और बदलाव हो जाए। तो हेरिडिटी इज द इनहेरिटेंस ऑफ द कैरेक्टर, दैट इज इट। सिर्फ एक लाइन में समझिए, हेरिडिटी इज द इनहेरिटेंस ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट वन। ठीक है, अब ये हर में होता, हाथी हो, घोड़ा हो, इंसान हो, कोई भी हो। ठीक है, नाउ नेक्स्ट थिंग, हमेशा ये मैंने आप लोगों को पढ़ाया भी था, मैंने आपको ये बताया भी था कि अगर हम लोग एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें, देखिए हर चीज एक दूसरे से जुड़ी हुई है। आपको अब ये लग रहा है ना, कुछ लोगों ने मुझे ये बोला था कि मैडम ये हम सब क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि हर कुछ इंटरलिंक्ड है। अब आप देखिए, आप एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आ गए। आप, मैंने आपको बोला था कि जब ऑर्गेनिज्म एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है तो उसमें बदलाव के चांसेस बहुत कम होते हैं, 0.00001%, पर कुछ ना कुछ बदलाव होगा। वो बदलाव आपको दिखाई कभी नहीं देगा, वो बदलाव आपको कभी भी दिखाई नहीं देगा, क्योंकि वो बदलाव बहुत छोटा है। हो सकता है कि छोटे बदलाव, वेरिएशन एक जगह कलेक्ट होकर एक नई स्पीशीज को ही जन्म दे दें। जैसे कि मैं आपको बहुत बढ़िया एग्जाम्पल बताती हूँ कोरोना वायरस का ही। ठीक है, आप लोगों ने देखा कि कोरोना वायरस इस समय कितना लोगों को इन्फेक्ट कर रहा है। ठीक है, पर अगर आप कोरोना वायरस के बारे में स्टडी करें या थोड़ा बहुत सुने या पढ़ें तो आपको ये समझ में आएगा कि ये जो कोरोना वायरस फैल रहा है, ठीक है, ये कोरोना वायरस जो है ये अलग अलग टाइप का होता है। तो होता क्या पता है कि जब एक को बहुत पुराना हो जाता है तो वो धीरे धीरे बदलाव करके नए में कन्वर्ट हो जाता है, फिर थोड़ा धीरे और बदलाव करके नए में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये कंटिन्यूसली कोरोना वायरस के जो स्ट्रेन आ रहे हैं, जो बदलाव आ रहा है कोरोना वायरस में, ठीक है, ये बदलाव जो है ये क्या है? वेरिएशन। पर ये जो है तुमको ऐसा नहीं होगा कि आज हुआ और कल दिख गया, ये बहुत समय के बाद दिखेगा। ओके, जैसे कि बैक्टीरिया होते, एक ही बैक्टीरिया के स्ट्रेन अलग अलग प्रकार के हो सकते हैं। ये कैसे हुआ? ये ऐसे हुआ कि वो बैक्टीरिया जो है वो धीरे धीरे बदलता गया, पता चला बाद में चल के पूरा अलग ही हो गया। ठीक है, बिल्कुल अलग टाइप का ही बिहेव करने लगा, पर बैक्टीरिया वही है क्योंकि पेरेंट वही है, पर अब वो पेरेंट से बिल्कुल डिफरेंट तरीके का दिखने लगा। आई बात समझ में? सो जब भी हम लोग एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करते हैं बच्चों, तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आपको वेरिएशन बिल्कुल दिखाई नहीं देगा, बिल्कुल माइनर चेंजेस रहेंगे। पर ये माइनर चेंज भी एक चेंज है, ये हमेशा याद रखना है। यही छोटे छोटे माइनर चेंज एक्यूमुलेट होते हैं, इकट्ठा होते हैं, बाद में चल के वो एक नया ही बैक्टीरिया बना देते हैं जो कि पेरेंट की तरह बिल्कुल बिहेव ही नहीं करता। ओके, नाउ नेक्स्ट थिंग जो आपको पढ़नी है, अगर मैं बात करूं कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ग्रेटर डाइवर्सिटी है। ठीक है, अगर मैं अपने पेरेंट्स को देखूं तो मैं लिटिल जो है थोड़ा बहुत अपनी मदर की तरह दिखाई देती हूँ, पर मैं अपने फादर की तरह बहुत कम दिखाई देती हूँ। इसका मतलब ये कि मदर से जो है मेरे अंदर ज्यादा कैरेक्टर एक्सप्रेस होते हैं, पर एग्जैक्टली मदर की तरह नहीं दिखती, ना तो एग्जैक्टली फादर की तरह दिखती हूँ। कारण ये है
कि जब दो डिफरेंट कैरेक्टर आपस में मिक्स होते हैं तो वो एक नया कैरेक्टर, बिल्कुल न्यू कैरेक्टर जो है बनाते हैं, न्यू कैरेक्टर एक्सप्रेस कराते हैं, जो कि दोनों की तरह नहीं मिलता पर दोनों का मिक्सचर होता है, इसलिए थोड़ा बहुत उनसे मिल भी सकता है। ये सब चीज पता है आपको, इट जस्ट अ रिविजन क्लास, ये सब हम पढ़ चुके हैं, इसलिए किसी को भी ये सोचना नहीं है कि ये चल क्या रहा है, ये सब हम पढ़ चुके हैं। मैंने आपको पढ़ाया था कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ज्यादा वेरिएशन आपको दिखाई नहीं देगा, पर एसेक्सुअल में पर सेक्सुअल में आपको भर भर के वेरिएशन दिखाई देंगे, अलग अलग वेरिएशन दिखाई देंगे। वो बोलेंगे अरे माँ बाप के जैसे तो बच्चा दिख ही नहीं रहा है, दिस इज कॉल्ड एज वेरिएशन। माँ बाप की तरह थोड़ा वेरिएशन, थोड़ा दिख रहा है बच्चा, दिस इज कॉल्ड एज वेरिएशन। अरे बहुत ज्यादा दिखता है, दिस इज कॉल्ड एज वेरिएशन। पर ये नहीं बोलेंगे कि ये बिल्कुल पिताजी की तरह बिल्कुल कार्बन कॉपी है, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। ओके, बिकॉज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमेशा दो डिफरेंट कैरेक्टर मिक्स होते हैं। ओके, ये देखिए यही सब जो है इस स्लाइड में पूरा लिखा हुआ है। कोई भी बच्चा जो चाहता है कि उसे स्लाइड का स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए, क्योंकि अब हम जो चीज पढ़ने, दिस इज द पॉइंट्स ऑफ द एनसीईआरटी। ओके, ये सब आपके एनसीईआरटी के पॉइंट्स हैं, तो जिन बच्चों को ये लगता है कि कहाँ से पढ़ रहे हैं, एनसीईआरटी से पढ़ रहे हैं। ठीक है, चलो ये समझ में आया आप लोगों को, बहुत बढ़िया तरीके से समझ में आ गया होगा, क्योंकि इसमें कोई बहुत बड़ी कहानी थी नहीं। हमने ये सीखा कि इनहेरिटेंस ऑफ द कैरेक्टर फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट वन इज कॉल्ड एज हेरिडिटी। अगर हम बात करें कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कैसे वेरिएशन होते हैं, बहुत लिटिल, क्योंकि एक ही ऑर्गेनिज्म से सारे बन रहे हैं, पर थोड़ा बहुत बिल्कुल माइनर डिफरेंस होगा। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भर भर के होता है, क्योंकि इसमें दो डिफरेंट पेरेंट इन्वॉल्व होते हैं। इतनी चीजें हम लोगों ने पढ़ ली। ठीक है, नाउ दिस इज द डायग्राम ऑफ योर एनसीईआरटी। ये डायग्राम क्या कह रहा है, ध्यान से समझिएगा। अगर एक ऑर्गेनिज्म है, ध्यान से समझिएगा, अगर एक ऑर्गेनिज्म है, अगर एक ऑर्गेनिज्म से लास्ट में 4 नए ऑर्गेनिज्म बन रहे हैं, सपोज दैट, एक एग्जांपल देखिए, ये कोई एक ऑर्गेनिज्म है, इसका नाम हम लोग क्या रख लें, इसका नाम हम लोग रख लेते हैं बिट्टू। ठीक है, इस बिट्टू नाम के ऑर्गेनिज्म से चिट्टू और मिट्टू नाम के 2 ऑर्गेनिज्म बन रहे हैं। ठीक है, दिस इज कॉल्ड एज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, क्योंकि इसमें एक ही पेरेंट इन्वॉल्व है, इसलिए हम क्या मानते हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन मान लेते हैं इसको हम। तो बिट्टू नाम के ऑर्गेनिज्म से वी हैव 2 ऑर्गेनिज्म कॉल्ड चिट्टू एंड मिट्टू। ठीक है, समझ में आई बात। देन लुक एट द चिट्टू एंड मिट्टू। ठीक है, चिट्टू एंड मिट्टू जो है, बॉडी डिजाइन दोनों का सेम है। देखिए बॉडी डिजाइन बिल्कुल सेम है, वैसा ही है बिट्टू जैसा, पर डिफरेंस देखिए, चिट्टू का वो सर जो है वो लाल हो गया और मिट्टू का पैर जो है वो ग्रीन हो गया। ठीक है, तो the body design is look like the bittu, but the sir and pair of the chittu and mittu will different. This is called as variation. Okay, now चिट्टू के 2 बच्चे हुए, ठीक है, C2 एंड मीटू मान लेते हैं। C2 एंड मीटू का भी बॉडी डिजाइन ऑलमोस्ट सिमिलर है। ठीक है, चिट्टू जैसा ही है, बिल्कुल सिमिलर है, पर अब देखिए इनका सर का कलर वैसा ही है जो इसके पिताजी का था, पर इसके हाथ देखिए, एक का हाथ हो गया स्काई ब्लू कलर का और एक का हाथ हो गया पिंक कलर का, पर बॉडी डिजाइन कैसा है, एक जैसा ही। उसके बाद मिट्टू के 2 बच्चे हुए, मिट्टू का भी बॉडी डिजाइन ऑलमोस्ट सेम था। देखिए पैरों का कलर दोनों का ग्रीन ही है, पर अब आपको देखना है कि इसका बॉडी का कलर जो है स्काई ब्लू कलर हो गया। पर आपने इन सब में एक सिमिलैरिटी क्या देखी, हमने इस सब में सिमिलैरिटी ये देखी कि चाहे कोई भी जनरेशन हो वो बिट्टू की तरह ही दिख रही थी। आई बात समझ में, कोई भी जनरेशन हो बॉडी डिजाइन जो है सबका सिमिलर ही था, बस कुछ ना कुछ पार्ट में थोड़ा बहुत वेरिएशन होता गया। अब अगर इसका सर रेड है तो नेक्स्ट जनरेशन में दोनों बच्चों का सर रेड था, पर आपने देखा कि इन दोनों बच्चों के हाथ के कलर में बदलाव आया, एक का डार्क पिंक और एक का स्काई ब्लू। ठीक है, तो नेक्स्ट जनरेशन में क्या वेरिएशन हो गया, हाथ का कलर। इसमें देखिए दोनों का बॉडी डिजाइन सेम था, पर ये वाला जो बच्चा था इसका बॉडी का कलर स्काई ब्लू हो गया। आपने देखा कि सबके बॉडी का कलर बॉडी का जो शेप है वो एक जैसा है, बस किसी न किसी पार्ट में कुछ ना कुछ वेरिएशन हर जनरेशन में दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा है। दिस इज कॉल्ड एज वेरिएशन। तो जो आपके एनसीईआरटी में डायग्राम बना हुआ है एक्चुअली वो यही एक्सप्लेन करता है कि पहला जो पेरेंट है उसका बॉडी डिजाइन आगे आने वाली जनरेशन के बॉडी डिजाइन से बिल्कुल सिमिलर होगा,
बस वेरिएशन कैसा होगा उनके बॉडी के पार्ट्स में, किसी का सर बदल जाएगा, किसी का पैर बदल जाएगा, किसी के हाथ बदल जाएंगे, ये चीज आपको समझना है। ये एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है कि बॉडी में किसी भी पार्ट में आप वेरिएशन या बदलाव हो सकता है। तो दिस इज द एक्सप्लेनेशन ऑफ योर एनसीईआरटी डायग्राम। नाउ नेक्स्ट थिंग, एक्यूमुलेशन ऑफ वेरिएशन जो है, देखिए ऑलवेज हमेशा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की अगर मैं बात करूं तो हमेशा हम जो कैरेक्टर होता है वो मम्मी से 50% और पापा से 50% लेते हैं। ओके, हमेशा याद रखिए दिस कॉम्बिनेशन शोज द डिस्टिंक्ट डिफरेंसेस इन द प्रोजेनी फ्रॉम इट पेरेंट। ठीक है, ये तो एक कहानी हुई, दिस इज द कहानी ऑफ द एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। पर अगर मैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बारे में बात करूं तो 50-50% कैरेक्टर जो है मम्मी और पापा से आता है। ये दोनों कैरेक्टर डिफरेंट होते हैं, जब ये मिक्स होते हैं तो एक नए टाइप का कैरेक्टर बनाते हैं। धीरे धीरे ये कैरेक्टर जो है, अब मान लो मैं हूं, ठीक है, मैं अपना ही एग्जाम्पल लेती हूँ। ठीक है, मुझे तो ऐसा लगता है कि आप लोगों के लिए मैं ही लाइव एग्जाम्पल हूँ, हमेशा अपना ही एग्जाम्पल देती रहती हूँ। तो मान लो कि मेरा जन्म हुआ, जब जन्म हुआ तो मुझे बोले अरे वाह ये तो अपनी मम्मी जैसे दिखाई देती है, ठीक है बहुत बढ़िया है। हाँ बोले ठीक है। जब बड़े हुए तो बोल रहे अरे थोड़ा थोड़ा पापा के जैसे भी दिखाई देती है। पर कोई मुझे ये कभी नहीं बोल पाएगा कि बिल्कुल मम्मी की कार्बन कॉपी, ऐसा नहीं हो सकता। उसके बाद सपोज दैट कि मेरी किसी से शादी हुई तो मेरे अंदर जो बदलाव हैं या जो चेंजेस है वो मेरे आगे आने वाले बच्चों को इनहेरिट होंगे, फिर उनमें जो चेंज है उनके बच्चों को इनहेरिट होंगे। तो ये बदलाव क्या है, बिल्कुल माइनर, माइनर मतलब सेक्सुअल में थोड़ा ज्यादा और एसेक्सुअल में बिल्कुल माइनर। तो ये बदलाव जो है वो क्या होंगे, धीरे धीरे एक्यूमुलेट होंगे, और एक्यूमुलेट होने के बाद आज से 50वीं जनरेशन को मैं देखूंगी ना तो हो सकता है कि वो मेरी मदर के जैसे ना दिखाई दे, पर बेसिक बॉडी डिजाइन क्या है, सेम, 2 हाथ 2 पैर 2 कान 2 आंख 1 नाक और एक बहुत ज्यादा बोलने वाला मुंह। तो बेसिक बॉडी डिजाइन सेम ही है, बस क्या होगा, आंखों में बदलाव थोड़ा हो जाएगा, बालों में बदलाव हो जाएगा। तो ये वेरिएशन क्या है, धीरे धीरे एक्यूमुलेट होते हैं और बाद में चलकर वो एक नया कैरेक्टर जो है पैदा कर देते हैं, जो कि मेरी माँ से बिल्कुल नहीं मिलेगा। सो आई होप कि ये चीज आपको समझ में आई होगी कि किस तरीके से आपका वेरिएशन एक्यूमुलेट होता है। So this is the explanation of your heading called as accumulation of variation during the reproduction. Mechanism क्या है इसको हम बाद में explain करेंगे या बात करेंगे इसके बारे में। I hope कि ये वीडियो आपने enjoy किया होगा, आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा, और अगर नहीं समझ में आए तो मैं तो हूँ ही। तब तक के लिए आप घर पे रहिए, अपना ध्यान रखिए और प्लीज वीडियो देखकर पढ़ाई करते रहिए। मैं बस आपसे यही उम्मीद करती हूँ। थैंक यू सो मच।